6 अप्रैल 1942 की सुबह 10:14 कैप्टन हारल पीस बी-17 फ्लाइंग फोर्ट्रेस के कॉकपिट में बैठा था, 25,000 फुट नीचे फैली हुई उष्णकबंदी धुंध में झांकते हुए। उसके नीचे कोरल सी नीले रंग की हथौड़े से कोटी हुई स्टील की चादर की तरह दिखाई दे रहा था। कहीं नीचे एक जापानी तैयारा बरदार बहरी जहाज न्यू गनी की तरफ बढ़ रहा था। ये एक देवहकल हदफ था, स्टील और पेट्रोल का तैरता हुआ शहर, सैकड़ों फुट लंबा। इस बुलंदी से वो स्विमिंग पूल में तैरते हुए एक तिनके जैसा लग रहा था। जहाज के अगले हिस्से में बॉम्बार्डियर नॉर्डन बम साइट पर झुका हुआ था, एक ऐसा आला जिसके बारे में एयरफोर्स का दावा था कि ये इतना दुरुस्त है कि 3,000 फुट की बुलंदी से बैरल में अचार भी गिरा सकता है। यही वो तशहीरी दावा था, यही वो वादा था जिसने वॉशिंगटन के जर्नैलों को कायल किया कि वो इन बुलंद परवाज देवहकल बॉम्बार तैयारों के हजारों यूनिट बनाएं। लेकिन बहरुल काहल के महाज की इस पुरतशद्दुद हकीकत में ये वादा झूठ साबित हुआ। बॉम्बार्डियर ने अपने हिसाब लगाए। उसने हवा की रफ्तार, फजा की कसाफत और जहाज की ड्रिफ्ट को मद्देनजर रखा। उसने निशाने की लकीरें मिलाएं और बम छोड़ दिए। 1,000 पाउंड वजनी तबाहकुन बम फोर्ट्रेस के पेट से निकलकर नीचे गिरे। उन्हें जमीन तक पहुंचने में 37 सेकंड लगे। जंग में 37 सेकंड एक पूरी जिंदगी के बराबर होते हैं। इन 37 सेकंड में एक जापानी जहाज का कैप्टन अपनी कॉफी खत्म कर सकता था, कंपास चेक कर सकता था और दाएं जानिब तेज मोड़ का हुक्म दे सकता था। बम सैटी बजाते हुए नीचे गिरे, समंदर की सतह की तरफ चीखते हुए। कैप्टन पीस ने टक्कर का इंतजार किया, उस आग के शोले का इंतजार किया जो निशाना लगने की अलामत होता। लेकिन उसके बजाय उसने देखा कि 4 सफेद पानी के फवारे तैयारा बरदार जहाज के बाएं जानिब तकरीबन 300 गज के फासले पर उठे। जापानी जहाज ने अपनी तैयारा शिकन तोपें चलाने की जहमत भी नहीं की। वो बस मुड़ा, पानी पर एक सुस्त सी सफेद लकीर बनाई और आगे बढ़ गया। वो खौफजदा नहीं थे, वो बोर हो चुके थे। ये 1942 के अवाइल में फ़ज़ाई जंग की हकीकत थी। अमरीकी 5th एयरफोर्स नाकाम हो रही थी। वो लाखों डॉलर के धमाकेखेज मवाद समुंदर में फेंक रहे थे। मछलियों के सिवा किसी को नहीं मार रहे थे। आदाद-ओ-शुमार ज़िल्लत-आमेज़ थे। हरकत करते हुए बहरी जहाज़ों के खिलाफ बुलंदी से सीधी बमबारी की कामयाबी की शरह 1% से भी कम थी। 1%। 20,000 फुट की बुलंदी से जापानी डिस्ट्रॉयर को निशाना बनाने से बेहतर आपके लॉटरी जीतने के इम्कानात थे। जापानी ये बात जानते थे। उनके काफिलों के कमांडरों ने जग-जिग चलना छोड़ दिया। उन्होंने रात को सफ़र करना छोड़ दिया। वो दिन दहाड़े न्यू गिनी के साहिल के साथ सीधा सफ़र करते थे। उनके अरशे फौजियों और सामान से लदे होते और वो हंसते थे जब अमरीकी बम 1 मील दूर बेजरर तरीके से पानी में गिरते थे। वो अमरीकी बमबार तैयारों को नीला आसमानी शोर कहते थे, ऊंची आवाज़, मुतासिर कुन और मुकम्मल तौर पर बेकार। पोर्ट मोर्सेबी के मरतूब मच्छरों से भरे अफसरान के क्लब में फजा जहरीली हो चुकी थी। पायलट अपनी जानें खतरे में डालकर पुराने और नाकारा हो चुके तैयारों में औशनकबंदी तूफानों के बीच परवाजें कर रहे थे, सिर्फ इसलिए कि बार बार अपनी मुहिम्मात को नाकाम होते देखें। वो जानते थे कि यह नजरिया टूट चुका है। दस्ती किताब कहती थी कि तैयारा शिकन फायर से बचने के लिए ऊंची परवाज करो, कि नॉर्डन बम साइट एक मोजज़ाती हथियार है, मगर ये दस्ती किताब वॉशिंगटन डीसी के एयर कंडीशन दफातर में बैठे लोगों ने लिखी थी। ऐसे लोग जिन्होंने कभी 30 नॉट की रफ्तार से मुड़ते हुए एक डिस्ट्रॉयर को निशाना बनाने की कोशिश नहीं की, जब एक जीरो फाइटर उनके पीछे से जहाज को चबा रहा हो। पायलटों को लड़ने का नया तरीका दरकार था। उन्हें नीचे जाना था, उन्हें ज़ाती सतह पर लड़ना था। मगर उनके पास जो तैयारे थे वो गली की लड़ाई के लिए बने ही नहीं थे। वो एक स्नाइपर शॉट के लिए बने थे, ऐसा शॉट जो वो कभी लगा ही नहीं सकते थे। यहाँ मेजर पॉल एरविन गन मैदान में आए। ज्यादातर लोग उन्हें पीपी कहते थे। वो 22 बरस के थे, एक जंगी पायलट के लिए खासे बूढ़े। वो बमबार कमांडर जैसे नहीं लगते थे। वो ऐसे दिखाई देते थे जैसे 3 दिन की मुसलसल ड्यूटी के बाद किसी मैकेनिक के गिराज से निकले हों, हाथों से ग्रेस कपड़े से पोंछते हुए। उनका चेहरा कुचले हुए सड़क के नक्शे जैसा था और आंखों में वो सब कुछ था जो हद से ज्यादा देखा जा चुका हो। जंग से पहले उन्होंने फिलीपाइंस में एक एयरलाइन कायम की थी। वो जहाज के हर बोल्ट, हर रिवाइट और हर तार को जानते थे, क्योंकि उन्होंने खुद उन्हें जंगल के बीच महज एक रेंच और एक गाली के सहारे ठीक किया था।
मगर पेपी गन सिर्फ माहिर मैकेनिक ही नहीं थे। दिसंबर 1941 में जब जापानियों ने फिलीपाइंस पर हमला किया तो उनके अंदर एक ठंडी खौफनाक आग भड़क उठी। गन उस वक्त एक मिशन पर थे। उनकी बीवी और 4 बच्चे अभी मनिला में थे। जापानियों ने शहर पर कब्जा कर लिया। उनके खानदान को सांतो थॉमस के इंटर्नमेंट कैंप में डाल दिया गया। गन को नहीं मालूम था कि वो जिंदा है या नहीं। उन्हें नहीं मालूम था कि उन्हें खाना मिल रहा है या नहीं। उन्हें नहीं मालूम था कि उन पर तशद्दुद हो रहा है या नहीं। वो सिर्फ ये जानते थे कि जो भी जापानी जहाज न्यू गनी तक पहुंचता है वो दुश्मन के लिए मजीद फौजी, मजीद सामान और बहरुल काहिल में अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए मजीद वक्त लेकर आता है। हर वो जहाज जिसे बुलंदी से बमबारी करने वाले तैयारे निशाना बनाने में नाकाम रहते, पीपी गन के लिए जाती तौहीन था। उन्हें एयरफोर्स के नजरिए की परवाह नहीं थी। उन्हें हिफाजती जवाबित की परवाह नहीं थी। वो जहाज डबोना चाहते थे और फौरन चाहते थे। गन ने एयर स्ट्रिप पर खड़े B-25 मचल बम्बार को देखा। ये एक अच्छा तैयारा था, तेज और मजबूत, मगर उसे भी इसी कमेटी सोच ने डिजाइन किया था जो नाकाम साबित हो चुकी थी। उसके आगे शीशे की नाक थी, एक ग्रीन हाउस जैसी। इसी शीशे की नाक के अंदर बम्बार्डियर और उसका बेकार नॉर्डन बम साइट बैठा होता था। ये नाक देखने का एक प्लेटफॉर्म थी, दुरुस्तगी के लिए बनाई गई, मगर ये नाजुक थी। जापानी राइफल की एक ही गोली प्लिक्स ग्लास को तोड़ सकती थी और अंदर बैठे अमले को मार सकती थी। इस पर सिर्फ एक कमजोर सी 33 कैलिबर मशीन गन लगी थी, लचकदार माउंट पर। एक ऐसा हथियार जो देखने में ही बेबस लगता था,